तो एवरीवन, जैसा कि हमने शुरू कर दिया था अपना मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज से हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसकी स्थापना कब हुई, कौन कौन किस अधिवेशन का अध्यक्ष बना, किस किस अधिवेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए, वो सारी बातें हम इसमें जान लेंगे। यहाँ से 100% एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सबसे पहले इसका पुराना नाम जो था, जब ये बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये एक संस्था बनाई गई थी। किस लिए ये बनाई गई थी? अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए। अपने फ़ायदे के लिए कैसे? कि भाई भारतीय अगर कोई रणनीति बनाए तो हमें उसका क्या चल जाए, पता चल जाए। तो इसके लिए एक संस्था बना दी गई थी भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से। ठीक है, ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसके दिमाग की उपज? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज, क्योंकि डफरिन के दिमाग में ही ये आइडिया आया था। ठीक है, तो इसका पुराना नाम जो था वो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसको किसने बनाया था? अंग्रेजों ने, अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, कि अंग्रेज अगर भारतीय कभी भी कोई रणनीति बनाए हमारे के विरुद्ध, तो वो क्या हो जाए, हमें पता चल जाए। ठीक, तो चलिए, तो इसका नाम सबसे पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो फिर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे पड़ा? तो दादा भाई नौरोजी ने इसके पहले ही अधिवेशन में इसका नाम क्या दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से इसको पहचाना गया। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इटावा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे ये। ठीक, उस टाइम पे जब इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय संघ की, तो पूछा जा सकता है कि उस टाइम पे इंडिया का वायसराय कौन था? तो उस टाइम पे जो इंडिया का, भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। और मैंने अभी बताया कि कांग्रेस को क्या बोला जाता था? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की ही उपज बोला जाता था। ठीक, तो इसका प्रथम अधिवेशन जो था कांग्रेस का, जो पहला अधिवेशन यानी पहली मीटिंग जो होनी थी वो पुणे में होनी थी। लेकिन उस टाइम पर पुणे में क्या फैल गया? हैजा फैल गया। जब हैजा फैला तो इसका जो है चेंज कर दिया हाथों हाथ, और चेंज करके कहाँ पर इसका अधिवेशन हुआ? मुंबई में। मुंबई में किस जगह पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कब? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। इसीलिए 28 दिसंबर को किस नाम से मनाया जाता है? कांग्रेस दिवस के नाम से। और जो पहले अध्यक्ष चुने गए इसके अधिवेशन में, वो चुने गए व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपको WC बनर्जी भी लिखा मिल सकता है। इसके फुल फॉर्म WC बनर्जी क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहले अधिवेशन में केवल और केवल कितने सदस्य थे कांग्रेस के? केवल 72 सदस्य जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला अधिवेशन इसका 1886 में होता है। तो वो कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी से और भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं मॉडर्न इंडिया में। मैं बता देता हूँ कौन कौन से। देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी से एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में भी ये पूछा जाता है कि धन का निष्कासन सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी ऑफ मनी, क्या इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है? ड्रेन थ्योरी। धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया? तो धन का निष्कासन सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था कि भाई भारतीय जो हैं वो भ्रम में जी रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है इस टाइम पर इंडिया की। अंग्रेजों ने पूरी तरह से इंडिया को क्या कर लिया है? लूट लिया है। ठीक, तो अब आजकल जो है प्रति व्यक्ति आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और दादा भाई नौरोजी के बारे में एक बात और भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है ना, वैसे ही ब्रिटेन में क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, वैसे ही ब्रिटेन में क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, ये क्या है? हमारे यहाँ की राज्यसभा की तरह है ये। ठीक है, ठीक है। और वैसे भी द्विसदनात्मक प्रणाली जो है कहाँ से आई है? ब्रिटेन के संविधान से आई है, हमारे संविधान में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब अगला अधिवेशन होता है 1887 में, 1887 में। कहाँ? मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता जो किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि भाई कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष ने की? तो भाई बदरुद्दीन तैयब जी क्या बने? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। और वो अधिवेशन कौन सा था? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। कब? 1887 में। इसके बाद आगे चलते हैं। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? इलाहाबाद अधिवेशन। इसके अध्यक्ष बने जॉर्ज यूल। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो बने वो कौन बने कांग्रेस के? जॉर्ज यूल।
इसके बाद आती है अगला अधिवेशन। देखिए सारे अधिवेशन मैं नहीं बताने वाला और सारे अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आज तक बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। तो 1896 का अगला अधिवेशन है, कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह खान ने की थी। इस अधिवेशन में इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया है ना। वंदे मातरम को बाद में 24 जनवरी 1950 को क्या बना दिया गया था, राष्ट्रगीत। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम गाने की अवधि कितनी है, तो वो कितनी अवधि में गाया जाता है, 65 सेकंड में। ठीक है, वंदे मातरम लिखा किसने था, वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इनकी एक पुस्तक का नाम बार बार पूछा जाता है, पुस्तक थी इनकी आनंद मठ। ठीक, इसके बाद होता है कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1905 में, जिसको जो कहाँ पर हुआ, बनारस में, तो बनारस अधिवेशन बोला गया। इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब इस अधिवेशन में इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। इसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें स्वदेश की मांग की गई थी, स्वदेशी की मांग की गई थी, यानी कि स्वदेशी यानी हम अपनी ही वस्तुओं को यूज़ करेंगे अपने इंडिया में। ठीक है, इसके बाद इस अधिवेशन के बाद में जो लॉर्ड कर्जन यहाँ का वायसराय था उस टाइम पर, उसने ये कहा कि कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियाँ गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे मरते हुए देखूं। ये डर गया था कांग्रेस से बहुत ज़्यादा, तो इसने लोगों को भ्रम में डालने के लिए ये अपना स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियाँ गिन रही है और मेरी ये इच्छा है कि मैं इसे मरते हुए देखूँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पर कांग्रेस जो थी उसने बहुत अपना वर्चस्व कायम कर लिया था इंडिया में। देखिए 1885 से 1905 के बीच का जो ये काल है, इसको बोला जाता है नरम दल का काल। उस टाइम पे इंडिया में दो दल थे, एक तो था नरम दल जो पत्र लिखकर और बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी बात को मनवाना चाहता था अंग्रेजों से, और एक था गरम दल जो ये कहता था कि भाई हम जो हैं, हमारा जो अधिकार है हम उसे ज़बरदस्ती छीनेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में हालांकि मतभेद भी रहता था, और ये मतभेद एक अधिवेशन में जो 1907 का था, तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मतभेद। ठीक है, चलिए इसके बाद होता है 1906 का अधिवेशन। 1906 के अधिवेशन में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की और इसमें मांग की गई स्वराज की। देखिए 1905 में मांग की गई थी स्वदेशी की, और इसमें पहली बार मांग की गई किसकी, स्वराज की। ठीक है, कि हमारा अपना ही राज होना चाहिए हमारे देश पर। ठीक, अगली बात आई 1907 में। 1907 में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ वो ये हुआ कि कांग्रेस दो गुटों में बट गई। कौन से दल में, एक तो नरम दल और एक गरम दल। ये अधिवेशन पहले तो पूना में होना था, लेकिन क्या हुआ कि पूना पे किसका क्षेत्र था, पूना जो था पूरा अधिकार किसका था, उस पर बाल गंगाधर तिलक का। और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल के नेता थे। किसके नेता थे, गरम दल के। तो नरम दल वालों ने ये सोच कर के विवाद हो सकता है ज़्यादा, तो उस अधिवेशन को रातों रात चेंज करके कहाँ शिफ्ट कर दिया, वो अधिवेशन शिफ्ट कर दिया सूरत में स्थानांतरित कर दिया। और इसके अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष, जो किससे थे, नरम दल से, है ना। और इस अधिवेशन के पास कांग्रेस में क्या बढ़ गई, फूट पड़ गई। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, लाठी डंडों से लड़ाई हुई। ठीक है, इसके बाद अगला अधिवेशन आता है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो करी थी विष्णु नारायण दत्त ने। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पहली बार जनगण मन गाया गया, जो आजकल क्या है हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान कब बना, ये 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और जनगण मन लिखा किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सी किताब में, अपनी गीतांजलि में। और गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है ना, साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है गीतांजलि के लिए। किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। देखिए जनगण मन गाने की जो अवधि होती है मैक्सिमम वो होती है 52 सेकंड, लेकिन मिनिमम अवधि होती है 20 सेकंड। शायद ये आपको पता ना हो, मिनिमम अवधि में केवल शुरू की लाइन और लास्ट वाली लाइन गाई जाती हैं। तो ये 20 सेकंड में जो मिनिमम अवधि है किसके लिए है, कौन से काल के लिए, आपातकाल। अगर मान लो इमरजेंसी लग जाती है, उसमें जनगण मन गाना है, तो कितने सेकंड में उसको गा सकते हैं, 20 सेकंड में। ठीक, चलिए बात आती है अगले अधिवेशन की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिवेशन का नाम है लखनऊ अधिवेशन, जो कब हुआ, 1916 में। इसको लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। समझौता या पैक्ट क्या कि नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए। इनको एक साथ लाने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो दो सदस्यों ने दिया था, एक तो एनी बेसेंट और एक बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, अगर ये दोनों दल अलग अलग रहेंगे तो दोनों ही क्या कर पाएंगे, अच्छे तरीके से अपने काम को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर इसके लिए क्या की गई, इन दोनों ने कोशिशें की, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों दल क्या हो गए, एक साथ हो गए। इसकी अध्यक्षता की थी एम.जी. मजूमदार ने। एक खास बात इस अधिवेशन में ये भी हुई कि इसी 1916 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग भी क्या हो गई, कांग्रेस से आगे मिल गई, यानी कि नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गई। लेकिन मुस्लिम लीग ने मिलने के लिए एक शर्त रखी थी। वो शर्त ये रखी थी कि मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव प्रणाली की मांग है हमारी, तो उसको क्या कर लिया था, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। और उसके बाद में ये कालांतर में, यानी जैसे जैसे समय बढ़ता रहा, एक बहुत बड़ी भूल हुई। ये बहुत बड़ी भूल क्या हुई, साबित हुई, क्या
पृथक चुनाव प्रणाली। इसी से किसका जन्म हुआ? पाकिस्तान का। यानी कि पाकिस्तान के जन्म की जो नींव पड़ी है वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जब मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को मांग को स्वीकार कर लिया, तो क्या हुआ? पाकिस्तान का जन्म होने की नींव पड़ गई। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। धर्म दल के बहुत ही ज़बरदस्त नेता हैं लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल में से एक हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ इसमें। 1920 के एक विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करना था तो उसके लिए एक इमरजेंसी में एक विशेष अधिवेशन लाया गया 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। लेकिन 1920 का जो दूसरा अधिवेशन, यानी कि जो असली अधिवेशन था, वो नागपुर अधिवेशन हुआ और उसमें क्या हुई? इस असहयोग आंदोलन की पुष्टि हुई कि हाँ भाई हम ऐसा करेंगे। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ और बेलगांव अधिवेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि महात्मा गांधी केवल और केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। वो कौन से में? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आती है 1925। 1925 में कानपुर अधिवेशन। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पहली बार कोई महिला, भारतीय महिला क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। हालांकि महिला अध्यक्ष तो पहले भी बन गई थी। कब? 1917 में। मैंने शायद पिछले वीडियो में बात बताई होगी। 1917 के कौन से अधिवेशन में? एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन से अधिवेशन में? 1925 वाले अधिवेशन में। अब आती है 31 दिसंबर 1929 को एक ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन। इसमें अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें पूर्ण स्वराज्य का, देखिए स्वराज का जो था मांग तो कर ली गई थी 1906 में और 1905 में स्वदेशी की मांग की गई थी, लेकिन पूर्ण स्वराज्य, टोटल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया गया कब? 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 26 जनवरी और इसी अधिवेशन की वजह से 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? इसी अधिवेशन में ये बात आई थी कि 26 जनवरी 1930 को हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और देखिए 26 जनवरी 1930 के बाद से 1946 तक हमेशा 26 जनवरी 1930 को क्या बना? स्वतंत्रता दिवस मना। उसके बाद में जब हमारा पूरी तरह से इंडिया आज़ाद हुआ कब? 15 अगस्त में। तो आज हम कितनी तारीख को मनाते हैं? 15 अगस्त को। लेकिन 26 जनवरी की डेट हम भूल ना जाएं, इसीलिए जो हमारा संविधान लागू किया गया वो कब किया गया? 26 जनवरी को। जबकि 26 जनवरी को संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। 26 जनवरी को जो था केवल और केवल इस दिन को याद करने के लिए हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, जबकि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1930 को, खाली 26 जनवरी की डेट को याद रखने के लिए, वरना हम इसको क्या होते? भूल जाते। जबकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट थी हमारे लिए, क्योंकि पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। चलिए इसके बाद होता है 1931 का कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष की वो किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकारों को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। जो मौलिक अधिकार थे कि ये मूल अधिकार हमें मिलने चाहिए, इस पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, वो कब आए हमारे सामने? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कौन सा अधिवेशन हुआ? कराची अधिवेशन। इसके बाद एक सवाल ये बन जाता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन किसी गांव में आयोजित किया गया? तो 1937 का फैजपुर का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन है, बाकी सारे अधिवेशन शहरों में हुए हैं। इसके बाद आते हैं 1938 1939। इन दोनों ही अधिवेशनों में, एक तो था हरिपुरा में और दूसरा त्रिपुरी में, दोनों अधिवेशनों में जो अध्यक्ष चुना गया वो किसे चुना गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अब देखिए 1939 की एक घटना बताता हूँ। 1939 में गांधी जी जो थे वो इस बात पर तैयार नहीं थे कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने, तो उन्होंने उनके विरुद्ध अपना एक कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया, उनको क्या कर दिया? उम्मीदवार बना दिया। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पर, उन्होंने एक बड़े बहुमत से हराया, बड़े अंतर से हराया। ठीक है, तब गांधी जी ने कहा कि ये मेरी हार है, पट्टाभी सीतारमैया जो हारे हैं इसमें क्या है? ये मेरी हार है। और उन्होंने कहा कि अब मैं कांग्रेस के पद से क्या दे दूंगा? कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उसी रात नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के घर पहुंचे कि आपको कांग्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप जो है कांग्रेस के पद से इस्तीफा मत दीजिए, मैं ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देता हूँ। तो 1939 में क्या हुआ कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबकि अध्यक्ष चुन लिए गए थे, लेकिन उन्होंने, गांधी जी ने जब ये कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और फिर बाद में 1939 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इससे इस्तीफा देने के बाद 1939 में ही नेताजी ने किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
इसके बाद आता है 1946 का मेरठ अधिवेशन। अब मेरठ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता या फिर विभाजन के समय, क्योंकि जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, एक तरफ हमें स्वतंत्रता मिल रही थी तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था, हमारे देश का विभाजन हो रहा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। तो स्वतंत्रता या विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। अब आप कहोगे कि स्वतंत्रता तो हमें 1947 में मिली है, ठीक है, तो 1946 में कैसे? तो जो 1947 में अध्यक्ष चुने गए थे वो 15 अगस्त के बाद चुने गए थे। 15 अगस्त से पहले कौन थे अध्यक्ष, थे हमारे JB कृपलानी। तो स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी, और 1947 में जो दिल्ली अधिवेशन हुआ स्वतंत्रता के बाद उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है 1905। 1905 में जो अधिवेशन हुआ वो नासिक में हुआ, और नासिक में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष बने पुरुषोत्तम दास टंडन। हालांकि हर साल आज भी कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे 1885 से लेकर कहाँ तक के, 1905 तक के। वो मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने थे या बनने की संभावना है वो मैंने सारे करा दिए, ठीक। हालांकि आज बैकग्राउंड में कुछ शोर हो सकता है क्योंकि मैं दिन में ही वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादातर मैं वीडियो रात में बनाता हूँ, ठीक है। चलिए उसको इग्नोर करिएगा और मेरी बात पर ध्यान रखिएगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ वीडियो में अपनी, क्योंकि सारी बातें आपके सामने लिखी होती हैं। और देखिए इसके नोट्स बनाते रहिए। अगर आप मेरी बात नहीं भी सुनेंगे ना और इसके नोट्स बनाते रहेंगे बिल्कुल वॉल्यूम से बंद करके भी, तो भी इसमें बातें बहुत ही क्रम से लिखी हुई हैं और सारी बातें लिखी हुई हैं। और अगर आप देखिए, मैं तो पहले ये कहूँगा कि अपने आप ही आप नोट्स बनाइए, अपने हाथ से लिखिए, वो ज़्यादा याद होते हैं। लेकिन अगर आप अपने हाथ से नहीं लिखना चाह रहे, मेरे हाथ के चाह रहे हैं, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं इसकी PDF आपको डाल दूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आगे का पढ़ेंगे इससे।